देखो हम प्रदूषण वाला टॉपिक देख रहे थे और उसमें हमने वायु प्रदूषण देखा था और वायु प्रदूषण के बाद जो प्रदूषण का दूसरा प्रकार हमको देखना है वो है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। देखो जल प्रदूषण को सामान्य अर्थों में यदि हम समझे तो जल प्रदूषण कुछ नहीं, जल का गंदा होना। अब गंदे होने का क्या तात्पर्य है कि जब जल में तीन रूप से देखो, भौतिक, रासायनिक, जब जल में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, ये तीन, आप जो जल है उसके भौतिक गुण में, उसके रासायनिक गुण में और उसके जैविक गुण में यदि परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर पॉल्यूशन हो गया है, वाटर पॉल्यूट हो गया है, जल गंदा हो गया है। उसके फिजिकल, रासायनिक और बायोलॉजिकल गुणों में परिवर्तन आता है। कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे, यदि जरा सा भी चेंज आया है तो उसको बोल देंगे। अब देखो जल का भौतिक प्रदूषण ये कैसे होता है फिजिकल रूप में। तो देखो जल के भौतिक प्रदूषण से तात्पर्य है कि जब पानी का रंग, और पानी का रंग कैसा होता है, रंगहीन है, कोई रंग नहीं होता उसका। पानी का जब रंग है, पानी की जो गंध है, पानी में कोई स्मेल भी नहीं होती, गंधहीन होता है, गंध है, उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व, उसका स्वाद, उसके तापीय गुण टेम्परेचर में, और उसका धुंधलापन, धुंधलापन, इनमें यदि किसी में परिवर्तन आता है तो कहेंगे जल के भौतिक गुण बदले हैं और जल प्रदूषित हुआ है। रंग, गंध, घनत्व, स्वाद, टेम्परेचर आदि, इनमें से किसी में ही परिवर्तन आया तो बोलेंगे भौतिक परिवर्तन हुआ, जल प्रदूषित हुआ। रासायनिक प्रदूषण किसको कहेंगे कि जो जल है उसमें जो कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और देखो कार्बनिक अकार्बनिक रसायनों में परिवर्तन से होता क्या है कि जल की अम्लीयता, जल की क्षारीयता और जल में घुलनशील ऑक्सीजन, इसको कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसमें कोई परिवर्तन होता है तो कहेंगे जल रासायनिक रूप से प्रदूषित हुआ है। और जैविक प्रदूषण किसको कहेंगे, जल का जैविक प्रदूषण क्या है कि जब आपके जल में रोगजनक, रोगजनक जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, परजीवी, कृमि, इस टाइप के कोई भी जैविक जब पानी में मिलना चालू होते हैं जो रोग कारक होते हैं तो उसको बोलेंगे जल का जैविक प्रदूषण या जल जैविक रूप से प्रदूषित हुआ है, ठीक है ना। तो वाटर पॉल्यूशन सीधा सा मतलब है क्या है कि जब जल के रासायनिक, भौतिक या जैविक गुणों में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जल का प्रदूषित हो जाना है। अब देखो ये जो जल का प्रदूषण है इसमें विशेषकर रासायनिक और भौतिक, वो रासायनिक और जैविक। देखो भौतिक प्रदूषण तो जिसको कहना चाहिए कि उसके फिजिकल फीचर में बदल रहा है कि स्वच्छ पानी है, आपने उसमें मिट्टी डाल दी, धुंधलापन आ गया, ये बहुत जल्दी पकड़ में आता है, ये और ये हमको दिखाई नहीं देते हैं। भाई सूक्ष्म कृमि हमको पता ही नहीं, हमने पी गए पानी, वो तो जब पेट में जाएगा जब पता चलेगा कि गंदा पानी पीने से बीमारी हुई है। ऐसे ही रासायनिक गुण में भी परिवर्तन आता है, वो हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि क्या है, ये आंखों से नहीं दिखता है, इसको समझना पड़ता है। तो भौतिक परिवर्तन तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं, जैसे पानी भरा हो तो पानी में गंध आने लगी, स्मेल, जबकि पानी में कोई गंध स्मेल नहीं होती, तो गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, उसका कलर चेंज हो गया, उसकी स्वाद में परिवर्तन आ गया, उसका टेम्परेचर बदल गया, गर्म हो गया पानी अचानक से। तो ये सब क्या है, भौतिक प्रदूषण तो बहुत जल्दी दिखाई देता है, रासायनिक और जैविक प्रदूषण थोड़ा सा दिखाई देने में कठिन होता है। अब देखो ये जो
रासायनिक प्रदूषण होता है, इस रासायनिक प्रदूषण में क्या है, एक दो शब्द होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे एक शब्द होता है जल में घुलित ऑक्सीजन, जिसको कहते हैं हम डिसॉल्व ऑक्सीजन। जल में घुलित ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन। देखो जल में घुलित ऑक्सीजन से सीधी सी बात क्या है कि जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। भाई जलीय जीव है, उसमें उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन वायुमंडल से तो लेंगे नहीं, वो पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो पानी में जो जल है उसमें ऑक्सीजन की कितनी, किस अनुपात में घुला है, उसी अनुपात को बताता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। और देखो जो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ये 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है जब जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 mg पर लीटर इससे कम होती है तो उसे बोल देते हैं प्रदूषित जल। ये लिमिट है कि इससे कम यदि किसी जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है तो उसको हम प्रदूषित जल बोल देंगे। और यदि ये मात्रा 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम पहुंच गई तो जल बोलेंगे अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है, हाईली पोल्यूटेड। ठीक है ना, तो ये लिमिट याद रखना, 8.0 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन है कि आप जल में, दिए गए जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है। अब देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन मान लो किसी जल में बहुत ज्यादा है, 8 से भी ज्यादा है और पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कई बार क्या होता है दूसरी चीज में परिवर्तन होने से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बदल जाती है। भाई ये आपका एक तालाब है या एक परितंत्र, जलीय परितंत्र, घर का एक्वेरियम ही है, मछली। अब उसमें क्या है, 4 मछली है, उनके हिसाब से जल में पर्याप्त ऑक्सीजन थी। अब इनकी मच्छियों की संख्या बढ़ा के किसने 4 से 14 कर दी। अब ये 14 मछली इधर ही सांस ले रही, उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो अपने आप इस जल में घुलित ऑक्सीजन का अनुपात कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है। तो दूसरा एक शब्द होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग। जैविक ऑक्सीजन मांग, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, देखो जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है, जो जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है या ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है। जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो जो जलीय परितंत्र है उसमें ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जैविक रासायनिक अपघटन करना है उसको। भाई तालाब में आपने क्या है, जीवों की संख्या बढ़ा दी है, अब वो जीवों का भी क्या है, उनकी जो पाचन की क्रिया है या अन्य कोई भी क्रिया है उनका अपघटन होगा, उस अपघटन के लिए क्या है, ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी परितंत्र में क्या है, जैसे जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ती जाती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। मतलब आप इसको एक ऐसा याद रखना
बीएडी के उच्च स्तर होने पर, बीओडी के उच्च स्तर होने पर जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब यदि किसी परितंत्र में बीओडी का मान उच्च है तो वहां पे डीओ का मान कम होगा, और कहीं पे डीओ कम है तो डीओ ज्यादा है तो स्वाभाविक साथ बीओडी कम होगा। लेकिन इसको इसी रूप में याद करना कि क्वेश्चन पूछेगा तो इसी रूप में पूछेगा कि स्थलीय परितंत्र में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के उच्च स्तर होने पर डिसॉल्व ऑक्सीजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, दूसरी एक बात और याद रखना कि यदि किसी जल में बीओडी का स्तर उच्च है और डिसॉल्व ऑक्सीजन का स्तर निम्न है तो ऐसे जलीय परितंत्र में द्वितीयक जल द्वितीयक प्रदूषक जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, यदि किसी जलीय परितंत्र में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उच्च स्तर है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का स्तर निम्न है तो ऐसे जलीय परितंत्र में क्या है, द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कल ही बताया था द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ने लगती है। और द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण क्या याद रखना, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये द्वितीयक है और इनसे क्या है, इनकी मात्रा बढ़ने लगती है। और देखो इसी कारण हमको जो पानी है उससे गंध आने लगती है। समझ गए ना, तो ये आप समझ लो बीओडी है, जैविक ऑक्सीजन मांग। फिर देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी, फिर एक और होता है रासायनिक स्तर पर जिसको कहते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, सीओडी क्या होता है कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए, कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। और देखो ये जो सीओडी की मात्रा है 20 मिलीग्राम प्रति लीटर जल है, 20 मिलीग्राम प्रति लीटर, 20 मिलीग्राम प्रति लीटर है सीओडी। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, जो सीओडी का मान है बीओडी से हमेशा अधिक होगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हमेशा अधिक होगा। ठीक है, तो देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन और रासायनिक डिमांड ऑक्सीजन। फिर एक और इसमें होता है, हाँ और एक चीज और याद रखना कि जो जल का प्रदूषण है, देखो एक तो बीओडी से मापा जाता है लेकिन बीओडी का मापन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बीओडी का मापन सामान्यतः नहीं किया जाता है। हमको जो जर्नली दिखाई देता है वो सीओडी होता है। ये जल के प्रदूषण को मापने का एक बेहतर तरीका होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बताते हैं ना यहाँ का जल पीने योग्य है यहाँ का नहीं है, वो मेन रूप से क्या है, ये सीओडी होता है। बीओडी से भी नापा जाता है लेकिन ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। फिर इसमें ही रासायनिक जल के प्रदूषण में एक शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN,
एन मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN। देखो ये MPN क्या है कि ये इससे पता चलता है कि जल में जैविक अपशिष्ट के प्रदूषण को बताती है, जैविक अपशिष्टों के प्रदूषण को बताती है। मतलब जैसे क्या है, जो जल और मल में रहने वाले बैक्टीरिया, जैसे ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई। तो देखो इन जीवाणुओं की संख्या जब जल में बहुत ज्यादा हो जाती है तो MPN का मापन किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ये इनकी संख्या को गिन के बताता है और ये उनकी बताता है कि अब जल पीने योग्य नहीं बचे, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया मनुष्य की आंत में चला जाता है और फिर उसको हानि पहुंचाता है, ठीक है ना। तो MPN का स्तर यदि उच्च है तो वो जल प्रदूषित जल की श्रेणी में आएगा। ठीक है। फिर सुपोषण को तो आप जानते ही हो कि जल में जब केमिकल मिल जाता है तो सुपोषण जैसी गतिविधि होती है, जल में शैवालों का एकदम से प्रस्फुटन हो जाता है। शैवालों का जब प्रस्फुटन हो जाएगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग बढ़ जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो पानी सड़ने लगता है, अपन जिसको कहते हैं पानी सड़ना। तो वो सुपोषण, यूट्रोफिकेशन अपन पहले ही देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये केंद्रीय जो रासायनिक जल प्रदूषण है उसमें इतनी चीज, ये 2-3 शब्दों को याद रखना। अब देखो जो जल प्रदूषण के स्रोत हैं, अपन को कोई मेंस तो लिखना नहीं है कि भाई बिंदु स्रोत होता है, बिंदु स्रोत होता है। बिंदु स्रोत मतलब कि डायरेक्ट आपके घर का पानी, गंदा पानी जाके नदी में मिल जा रहा है, बिंदु स्रोत है। और बारिश का पानी बहुत सारी जगह से आके और नदी को गंदा कर रहा है तो अबिंदु स्रोत प्रदूषण कहलाता है। अपने कोई काम का नहीं है इसको। अपन को बस इसमें एक चीज और देखना है कि जल में जो प्रदूषण होता है, इस प्रदूषण का वर्गीकरण करते हैं और इस प्रदूषण से होने वाले रोगों पर फोकस करते हैं। यही हमारे लिए सबसे मेन है, जल प्रदूषण का प्रभाव। और प्रभाव में सीधे सीधे क्या है भाई, देखो जल प्रदूषण का प्रभाव तो आप सामान्य रूप से जान ही रहे हो कि भाई पीने योग्य पानी नहीं बचेगा, कृषि योग्य के लिए पानी की। हमको यहाँ पर सीधा प्रभाव जो देखना है वो क्या है, आपको जल प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य किस रूप में नकारात्मक रूप में प्रभावित होता है। तो हम सीधे सीधे रोगों को देखते हैं। देखो जैसे कल वायु प्रदूषण में एक जो रोग देखा था वो जल प्रदूषण से भी होता है, एस्बेस्टोसिस। ये अपन ने देखा था कि एस्बेस्टस के जो रेशे हैं वो हवा के माध्यम से उड़ के फेफड़ों में चले जाते हैं और हमारे को क्या है, जो जिसको कहना चाहिए कि फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। तो यही एस्बेस्टस के रेशे का जल से, एस्बेस्टस के रेशे युक्त जल का सेवन करने से एस्बेस्टिस रोग हो जाता है और इसे फेफड़ों का कैंसर या पेट का रोग भी कहते हैं। फेफड़ों का कैंसर और पेट का रोग। तो देखो ये याद रखना कि एस्बेस्टोसिस जो रोग है वो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों से होता है, लेकिन दोनों का कारक एक ही है। एस्बेस्टस जो धातु है उसके रेशे वो आपके शरीर में पहुंच रहे हैं। फिर एक और रोग है जिसको कहते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस ये फ्लोराइड की अधिकता से होता है, ये प्रदूषक है फ्लोराइड, ठीक है ना। ये फ्लोरोसिस बीमारी है और फ्लोराइड क्या है, प्रदूषण है, प्रदूषक है, मतलब इसी के कारण फ्लोरोसिस होता है। अब देखो ये जो फ्लोरोसिस रोग है, इस फ्लोरोसिस रोग से
इसके लक्षण आपको पता होने चाहिए कि फ्लोरोसिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखो इस फ्लोरोसिस बीमारी में दांतों का क्षय, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना, दांतों का क्षय, हड्डियों का कमजोर होना, अपंगता, विकलांगता, अपंगता, हाँ बस यही इतने ही रोग हैं। ठीक है। और देखो जल में यदि फ्लोराइड की मात्रा कम करनी है, फ्लोराइड की मात्रा कम करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, हाँ ब्लीचिंग पाउडर तथा कुछ अन्य रसायन मिलाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर और कुछ अन्य रसायन मिलाए जाते हैं और जल में बढ़े हुए फ्लोराइड के स्तर को कम किया जाता है। फिर एक रोग अपन ने कल भी देखा था, मिनी माता, मिनी माटा रोग। मिनी माटा रोग कल भी देखा था कि पारायुक्त जल पीने से मिनी माटा रोग हो जाता है और ये जापान के समुद्री तटों पर पाया जाता था। ये पारायुक्त जल, पारायुक्त जल पीने से मिनी माटा रोग हो जाता है और जापान के तट पर यह पहली बार रोग पाया गया था, इसलिए इसको मिनी माटा रोग या उसी को ये नाम दे दिया गया, मिनी माटा। फिर जापान में ही एक और रोग पाया गया जिसको कहते हैं इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग, ये इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता के कारण। कैडमियम, ये क्वेश्चन पूछा था शायद पिछले बार कि इटाई इटाई रोग किस प्रदूषक की अधिकता से होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण से इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है ना। और इटाई इटाई रोग में कुछ नहीं, इसमें भी वही क्या है, आपकी हड्डियां खराब होना चालू हो जाती हैं और हड्डियां खराब क्षणभंगुर हो जाती, मतलब गलने लगती हैं हड्डियां। मिनी माता हो गया, इटाई इटाई रोग हो गया। फिर एक है मैट हीमोग्लोबिनीमिया, मैट हीमोग्लोबिनीमिया। मैट हीमोग्लोबिनीमिया, ये किसकी अधिकता से, इसमें ये नाम याद रखना, नाइट्रेट की अधिकता से, जल में नाइट्रेट की अधिकता से या नाइट्रेट प्रदूषक के मिल जाने से मेट्रो हीमोग्लोबिमिया रोग हो जाता है। ठीक है ना। और इसमें रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता घट जाती है, रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता घट जाती है और जो हमारे फेफड़े हैं इसकी एल्वेलाई प्रभावित होती है, कूपिकाएं ये प्रभावित होती हैं। ठीक है। और देखो ये नाइट्रेट जब छोटे बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जो 6 महीने से छोटे हैं, 6 महीने से कम आयु के बच्चों में यदि नाइट्रेट पहुंच रहा है उनके अंदर, तो वो जो नाइट्रेट पहुंच के ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता, हीमोग्लोबिन की कमी, और वो आपको क्या है,
जो हीमोग्लोबिन है वो मैट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्लू बेबीज कहा जाता है। ब्लू बेबीज, ब्लू दिखाई देने लगते हैं बच्चा, बच्चा मतलब एकदम नीला पड़ जाता है। तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो होता है ब्लू बेबीज, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ठीक है, देखो ये जो भारी धातुएं हैं ये जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है और ये बहुत घातक बीमारियां उत्पन्न करती हैं। देखो एक दो भारी धातु और उनसे प्रभावित अंग भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी अपन ने एक लिखा लेड, पारा, लेड, इससे हमारे शरीर में एनीमिया और मस्तिष्क का नष्ट होना, मस्तिष्क का नष्ट होना। कोबाल्ट, कोबाल्ट, पैरालिसिस, लो बीपी और आंत्र हानि, मतलब आंत को प्रभावित करता है। कैडमियम, कैडमियम से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र और डायरिया। तांबा, तांबा से यूरोमिया, यूरोमिया, यूरोमिया रोग होता है, व्यक्ति कोमा में जाता है। और हाइपरटेंशन, हाइपर टेंशन। हाँ बस इतना ही है। और ये जो ज्यादातर भारी धातुएं हैं ये भूमिगत जल को ज्यादा प्रदूषित करती हैं, भूमिगत जल को। क्योंकि क्या है, ये जल में घुलती हैं और जल में घुलने के बाद नीचे भूमि के जो पानी भरा है वहां पहुंच जाती हैं। और फिर आप भूजल को जब उसका दोहन करते हो तो वो फिर मानव शरीर में पहुंच जाती हैं। ठीक है ना। तो ये भारी धातुएं वर्तमान में बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। और ये भारी धातुओं की जो उत्पत्ति है मूल रूप से इंडस्ट्रीज वेस्ट और माइनिंग में इनका निष्कर्षण होता है। ठीक है, बाकी देखो जल प्रदूषण में तो इतना ही आपको याद रखना है। रोग हैं जो मेन, बाकी अब देखो उससे नियंत्रण के उपाय हैं तो कोई काम के नहीं है अपने। कि भाई जल आयोग का गठन कब किया गया, फिर गंगा एक्शन प्लान कब से लाया गया। आप ज्यादा ही से ज्यादा क्या कर सकते हो कि इनके लिए जो मेन प्रोग्राम लाए थे उनकी डेट याद कर सकते हो कि ये कब चालू किया गया। जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम 2014-15 में ही शुरू किया गया था, अभी भी चल ही रहा है वो। बाकी ऐसा कोई विशेष नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन सीधे उससे पूछ ले, बस ये बीमारी ही है जो मेन चीज है। तो देखो ये जल प्रदूषण भी मेरे हिसाब से अपने लिए इतना ही काम का है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है अपन को। फिर अपन देखते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, ठीक है ना। और देखो जो हाँ जल प्रदूषण में एक चीज और याद रख लेना, वो तेल अधिप्लाव जिसको कहते हैं। जो तेल खनन होता है समुद्र में, या फिर कच्चे तेल का जो व्यापार होता है तो वो जो रिसाव हो जाता है उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है तेल अधिप्लाव।
ऑयल स्पिल्स, ठीक है ना। क्या है ऑयल स्पिल्स? कि समुद्र में से जब तेल का खनन किया जाता है या फिर जहाजों से तेल का जब व्यापार होता है कच्चे तेल का, तो उसमें से कुछ तेल क्या रिस जाता है, तो रिस के समुद्र की सतह पर फैल जाता है। ये मूल रूप से समुद्र में ही होता है, या फिर जहां पर कच्चे तेल, ऐसी बड़ी नदियां जहां पर कच्चे तेल का व्यापार हो रहा है वहां पे, लेकिन मूल रूप से समुद्र के प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो वो तेल के ऊपर, पानी के ऊपर क्या है, तेल की एक पतली परत जम जाती है। तेल की पतली परत जम जाएगी तो स्वाभाविक सी बात क्या है कि जो ऑक्सीजन का लेवल अपने आप कम हो जाएगा, और जो जीव जंतु है, विषाणु है, उनको उसमें दिक्कत जाएगी। तो ये तेल अधिप्लाव एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर समुद्र में। तो देखो, ये तेल अधिप्लाव के नियंत्रण के उपाय आपको याद रखना है बस। अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाएगा। इसको हटाने का एक होती है केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। और रासायनिक विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें डिटर्जेंट पाउडर छिड़का जाता है। डिटर्जेंट पाउडर, ये सर्फ एक्सेल लाके और छिड़क दिया, अपने आप ये खत्म हो जाएगा। ये है रासायनिक विधि। दूसरी होती है भौतिक विधि। भौतिक विधि, भौतिक विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, भौतिक विधि के अंतर्गत ये करते हैं, आग लगा दो। कच्चा तेल है, जलता है, आग लगा दो। लेकिन आग लगाने के लिए जरूरी है कि तेल की जो मोटाई है कम से कम 9 मिलीमीटर की होनी चाहिए। तेल की जो परत है ना, इससे कम में आग नहीं लगती है। 9 मिलीमीटर मोटाई, थिकनेस, पानी के ऊपर तेल की। तो ये देखो, रासायनिक विधि, भौतिक विधि। तीसरी होते हैं जैविक विधि। जैविक विधि, और जैविक विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, इसको बायो रेमिडिएशन के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, कि हम ऐसा कोई बैक्टीरिया छोड़ दें जल में जो ऑयल को खा जाए। ऐसा कोई बैक्टीरिया पानी में छोड़ दें जो उस ऑयल को खा जाए, तो वो कहलाती है जैविक विधि। और देखो, जैविक विधि के लिए जरूरी है कि वो जो आप बैक्टीरिया छोड़ रहे हो वो हानिकारक ना हो, क्योंकि देखो ये रासायनिक और भौतिक दोनों विधि हानिकारक है भाई। आग लगेगी तो भी दिक्कत है। इतना बड़ी मात्रा में आप डिटर्जेंट डालोगे, कोई बाल्टी में थोड़ी डाल रहे हो, समुद्र में डाल रहे हो डिटर्जेंट, तो कितनी बड़ी मात्रा में छिड़काव करना पड़ेगा। तो इनका भी नकारात्मक प्रभाव होता है। ये जैविक विधि सबसे सही मानी जाती है। और इसके लिए जो टेरी संस्था है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसोर्स ऐसा करके है ये टेरी, इसने एक बैक्टीरिया विकसित किया जिसको कहते हैं ऑयल जेपर। ऑयल जेपर, टेरी संस्था के वैज्ञानिक थे बलवानी लाल। इनने ये एक बैक्टीरिया विकसित किया जो 5 बैक्टीरियाओं को मिला के बनाया गया था, और ये बैक्टीरिया को तेल की सतह पर छोड़ दिया जाता है और वो तेल को पूरी तरह खा जाता है, और ये बैक्टीरिया कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाता। तो ये जैविक विधि ही सबसे ठीक है अभी। देखो, रासायनिक विधि, भौतिक विधि और जैविक विधि। फिर इसमें थोड़ी सी मैकेनिकल मेथड को भी अपनाया जाता है इसको समाप्त करने के लिए। यांत्रिक विधि, यांत्रिक, चौथी यांत्रिक विधि, ठीक है। यांत्रिक विधि में सबसे पहले क्या है, एक शब्द यूज किया जाता है, बूम। बूम, बूम के तहत क्या किया जाता है कि जितने क्षेत्र में तेल फेरा है, तेल फैला हुआ, वहां पे एक दीवार टाइप की उठा दी जाती है, उसको कहते हैं बूम। अब स्वाभाविक सी बात है, दीवार ईंटे की तो उठाई नहीं जाएगी, कुछ केमिकल का छिड़काव ऐसा किया जाएगा कि जो फैलने से रोक देगा, और उतनी जगह में ही वो सीमित रहेगा, तो उसको कहते हैं बूम। फिर एक और तरीका होता है, इसको कहते हैं सॉर्बेंट्स। दूसरा तरीका है सॉर्बेंट्स। सॉर्बेंट्स, इसमें क्या किया जाता है, इसमें तेल को सोखा जाता है, तेल को सोखा जाता है। और तीसरा है स्कीमर, SKI
स्कीमर, स्कीमर में क्या है, वैक्यूम क्लीनर की भांति, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, धूल को खींच लेता है, तो एक मशीन चलाई जाती है स्कीमर, और ये तेल को पूरी तरीके से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये देखो जल प्रदूषण में अपने लिए इतना ही काम का था। अब इसमें अपन देखते हैं मृदा प्रदूषण। सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण किसको कहेंगे कि भाई मृदा की क्वालिटी खराब हो रही है। सीधी बात यह है कि मृदा की गुणवत्ता, दो चीजें, एक तो मृदा की गुणवत्ता और मृदा की उर्वर शक्ति, उर्वरा शक्ति, ये दोनों प्रभावित हो रही हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि मृदा प्रदूषित हो रही है। ठीक है, अब देखो ये गुणवत्ता और उर्वरा शक्ति अलग अलग कारकों से प्रभावित होती है। कई बार क्या है, प्राकृतिक कारकों से भी प्रभावित हो जाती है, और कई बार मानव जनित। प्राकृतिक कारक तो बहुत सीमित रहते हैं कि भाई बाढ़ आ गई है, या फिर लैंडस्लाइड हो गई है, या ऐसी कोई घटना हो गई है जिससे मृदा की गुणवत्ता या उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही। ज्यादातर तो क्या है, मानवीय कारक हैं कि जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। देखो मृदा प्रदूषित, मृदा अपरदन अलग चीज है, मृदा अपरदन। हालांकि मृदा अपरदन से मृदा प्रदूषण हो जाता है। मृदा अपरदन क्या होता है कि मृदा की जो ऊपरी परत है वो किसी तरीके से नष्ट हो जाए और निचले की कठोर परत सतह पर जाती, तो उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब जब ऊपर की परत हट जाएगी तो ऊपर की परत में तो पोषक तत्व होते हैं, नीचे की ठोस परत सतह पर जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, वनस्पति का विकास नहीं हो जाएगा, वनस्पति का विकास ढंग से नहीं होगा, और ये भूमि क्या है, बीहड़ भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कहानी अलग है, अभी हम उसको नहीं जान रहे हैं कि जो सॉइल इरोजन है, इस सॉइल इरोजन से बीहड़ भूमि, वेटलैंड का विकास होता है। उसके भी अलग अलग चरण होते हैं कि पहले जो गली इरोजन होता है, शीट इरोजन होता है, तब जाके वो एक वेटलैंड उत्कात भूमि में परिवर्तित होती है। और एक बार कोई जगह उत्कात भूमि में परिवर्तित हो जाएगी तो उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी और मृदा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम केवल सॉइल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जो गुणवत्ता और उर्वरा शक्ति को प्रभावित करती है। अब देखो मृदा की गुणवत्ता, आप मिट्टी में कचरा फेंक रहे हो तो भी प्रभावित होगी, गुणवत्ता भी और उर्वरा शक्ति दोनों प्रभावित होगी। जैसे ना कि शहरी अपशिष्ट को एक जगह पे ले जाके डंप कर रहे हैं तो उस पूरे जगह का मृदा खराब हो जाता है। तो मृदा प्रदूषण मानवीय और प्राकृतिक कारणों दोनों से ही होता है। आपका एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कारण है मृदा प्रदूषक का। उसको मृदा अपरदन में ज्यादा पढ़ते हैं कि भाई जो खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में, पेड़ पौधों को काट के, या जो भी कृषि के तरीके होते हैं, वो सब क्या है, मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। अब देखो हम तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या है, फोकस करते हैं कि मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग, देखो सबसे पहले है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ये मृदा प्रदूषण से होने वाला रोग है। ये संक्रामक रोग है और मुख्य रूप से क्या है, पशुओं में होता है। मुख्य रूप से किसमें, पशुओं में होता है, और यह है एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है। इसमें क्या होते हैं कि जो पशु मल का विसर्जन करते हैं उसमें उस मल से एंथ्रेक्स के जीवाणु मृदा में मिल जाते हैं। मल विसर्जन से, मल विसर्जन से एंथ्रेक्स के जीवाणु क्या है, मृदा में मिल जाते हैं। और एक बार मृदा में मिलने के बाद ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और फिर जब पशु चर रहा है या अन्य किसी कारण से वो पशु के शरीर में पहुंच जाएंगे, और पशु के शरीर में पहुंच जाएंगे और उसको बीमार करना चालू कर देंगे। ठीक है ना,
तो और ये जो जीवाणु है उसका भी नाम याद रख लेना, जीवाणु है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु से ये रोग होता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, आपका लसिका परितंत्र प्रभावित होता है, और जो रक्त, इसमें देखना, एक तो लसिका लिम्फ नोड प्रभावित होते हैं, और आपकी प्लीहा, ये दो चीज याद रखना। मेन है प्लीहा आपका काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण से होने वाला एक रोग है एंथ्रेक्स, मूल रूप से पशुओं में होता है। पशु जब मल विसर्जन करते हैं तो जीवाणु उधर से निकल के मृदा में चला जाता है और फिर मृदा से फिर आता है। दूसरा रोग है हुकवर्म। हुक वर्म, अब देखो ये हुक वर्म भी क्या है, मल विसर्जन से ही फैलता है। मल विसर्जन से गलत तरीके से मल, जैसे उसका सही ढंग से निस्तारण नहीं हुआ है, वो सड़ रहा है पड़े पड़े, तो ये जीवाणु फिर विकसित हो जाएगा और ये मृदा में चला जाएगा। और मृदा में चलने जाने के बाद यदि मनुष्य नंगे पैर उस मृदा में घूम चला गया तो हुक वर्म के अंडाणु क्या है, पैर में छेद करके हमारे रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, और एक बार रक्त में प्रवेश कर जाते हैं फिर अपनी वृद्धि करते हैं। तो मनुष्य में फिर क्या है, मूल रूप से एनीमिया, रक्ताल्पता का रोग हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, रक्त प्रवाह के माध्यम से आंत में पहुंच जाते हैं, और आंत में पहुंचने के बाद अपना विकास करते हैं। तो मनुष्य जो रक्त बनाता है ना, उसका आधा हिस्सा यही चट कर जाते हैं, तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो ये हुकवर्म है। फिर अगला है टेटनस। टेटनस, ठीक है ना, ये भी देखो जानवरों के मल त्यागने से ये जीवाणु मृदा में पहुंचते हैं। जानवरों के मल त्याग से मृदा में पहुंचते हैं, और फिर मृदा से फिर क्या है, हमारे शरीर में, जैसे आपका पैर में कुछ कटा है, आपको वो प्रदूषित मट्टी पहुंच गई, तो उससे फिर क्या है, वो टेटनस का जो जीवाणु है आपके शरीर में पहुंच जाएगा। वो फिर जानवरों के, कुत्ते बिल्ली के काटने से भी होता है, वही है ये। फिर इसमें एक और है मैनग्रीन। मैनग्रीन, मैनग्रीन, ये क्या होता है कि यदि आपको चोट लगी है, यदि आपके शरीर के घाव पर क्लास्ट्रीडियम बेसिलाई जीवाणु संक्रमण कर दे, क्लास्ट्रीडियम बेसिलाई, बेलसाई, बेलसाई, क्लास्ट्रीडियम बेलसाई जीवाणु का संक्रमण हो जाए तो मैनग्रीन जैसा रोग हो जाता है। और इसमें भी आपका फिर उस अंग को काटनी पड़ता है, मतलब जैसे पैर में चोट लगी है, मिट्टी के माध्यम से, वो चोट के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गया, तो अब उससे उतना हिस्सा काटना ही पड़ेगा यदि इसका संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया तो। फिर आत्र ज्वर, आत्र ज्वर, इसमें क्या होता है कि जो विषाणु है वो मिट्टी के माध्यम से पहुंच जाता है, और ये आंतों को घाव बना देता है आंत में, तो इसको कहते हैं आत्र ज्वर। ठीक है ना, देखो ये कुछ बीमारी हैं जो मृदा के माध्यम से फैलती हैं संक्रमक बीमारी, उसके विषाणु वायरस सब अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, मृदा प्रदूषण से ही ये हो रहा है, क्योंकि मृदा उनको संरक्षण का तरीका उपलब्ध करा रही है। अब देखो ये जो मृदा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण के रोकने के उपाय,
भाई देखो, मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय बहुत परंपरागत तरीके हैं उपाय के, कि हमको उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को सही करना है, नगरीय अवशिष्ट को सही निपटारण करना है, जो घरेलू जलमल है उसका सही ढंग से निपटारण करना चाहिए, पदार्थों का पुनर्चक्रण करना चाहिए। ये हम कहानी हमको कोई काम की नहीं है। हमको क्या समझना है कि कुछ शब्दावलियां हैं जो मृदा प्रदूषण में उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि हमको तो पेपर में वही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक होता है जिसको कहते हैं हम जैव उपचार, जैव उपचार, बायो रीमेडिएशन। जैव उपचार क्या होता है? जैव उपचार कि सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि का प्रयोग कर, आदि का प्रयोग कर, आदि का प्रयोग कर प्रदूषकों को, प्रदूषकों को कम विषाक्त पदार्थों में अपघटित करना, कम विषाक्त पदार्थों में अपघटित करना। ठीक है ना? अब देखो, ये हमने सबके लिए लिखा है कि जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको कम कर देते हैं, और सामान्यतः ये मृदा के प्रदूषकों को ही मतलब उपचार उनका वहीं से होता है। मतलब पानी को भी शुद्ध करने की कुछ ऐसे कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं जैसे जो पानी को भी शुद्ध कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है, मृदा के माध्यम से ही ये सारा काम किया जाता है। ठीक है ना? तो आपसे पूछे कि बायो रिमेडिएशन क्या है, तो बायो रिमेडिएशन एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विधि है जिसमें क्या है, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीव, कवक या जीवाणु का उपयोग करके हम प्रदूषकों को कम विषाक्त पदार्थों में परिवर्तित या अपघटित कर देते हैं, और यह तरीका कहलाता है जैव उपचार। ठीक है ना? और देखो, ये जो जैव उपचार है ना, सब में काम आता, मृदा को शुद्ध करने में, सतही जल को शुद्ध करने में, मतलब जो सतह पर जल भरा हुआ है, और भूमिगत जल को भी, भूमिगत जल, तीनों को शुद्ध करने में ये जैव उपचार तकनीक काम में आती है। और देखो, ये जैव उपचार तकनीक दो प्रकार से होती है, कि एक तो दो प्रकार से होती है जैव उपचार तकनीक। एक को कहते हैं हम स्वस्थानीय जैव उपचार, स्वस्थानीय, इन सीटू बायो रिमेडिएशन, और दूसरी होती है बाह्य स्थानीय, एक्स सीटू, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू मतलब क्या है कि जो प्रदूषित है, चाहे मृदा है, जल है, उसको अपने स्थान पर ही शुद्ध करना, स्वस्थानीय। मतलब है ना कि यदि प्रदूषित पदार्थों को अपने स्थान पर ही, प्रभावित क्षेत्र में ही शुद्ध किया जाए तो वो स्वस्थानीय है, और बाह्य स्थानीय उसको हम धोके कहीं ले जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि बाह्य स्थानीय में ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी मृदा प्रदूषण से खोद के कहीं ले जाएंगे और फिर फैक्ट्री में फिल्टर करेंगे जाके। ये कुछ जगह उपयोग होता है जैसे पानी को फिल्टर करने में, कि पानी यहाँ से कहीं और ले गए, लेकिन ज्यादातर क्या है, स्वस्थानीय। बस आप तो नाम के लिए याद रखना कि दो टाइप से होते हैं। अब देखो, इसी में अलग अलग तकनीकें होती हैं। जिसे स्वस्थानीय उपचार तकनीक में एक शब्द यूज किया जाता है जिसको कहते हैं हम बायो वेटिंग, बायो वेटिंग, बायो वेटिंग। देखो, इसमें क्या किया जाता है कि एक पाइप या कुएं के माध्यम से, कूप के माध्यम से, कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को,
वायु एवं पोषक तत्वों को प्रदूषित मृदा तक पहुंचाया जाता है। प्रदूषित मृदा तक पहुंचाया जाता है। बायोवेटिक, देखो बायोवेटिक में क्या करते हैं, खासकर ऐसी मृदा के प्रदूषण को दूर किया जाता है जो मृदा गहराई में है। ऊपर की मृदा ठीक है, लेकिन गहराई तक की मृदा प्रदूषित हो चुकी है। तो क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद एक कुआं बनाते हैं, या पाइपलाइन से डाल के ऐसा एक कुआं बना दिया, और अब इस कुएं के माध्यम से क्या है, यहाँ पर वायु छोड़ी जा रही है और पोषक तत्व छोड़े जा रहे हैं, ताकि ये नीचे की मृदा को जाके क्या है, शुद्ध किया जा सके। तो ये बायोवेटिंग एक तकनीक है जैव उपचार की। दूसरी एक तकनीक होती है बायो स्टिमुलेशन। बस देखो शब्द याद रखना है और क्या करते हैं इसके तहत, बस इतना याद रखना है। दूसरी है बायो स्टिमुलेशन। बायो स्टिमुलेशन, इसमें क्या करते हैं, वही तकनीक वही है। इसमें क्या करते हैं कि पृथ्वी के नीचे, मतलब मृदा के नीचे पोषक तत्वों को भेजा जाता है। पोषक तत्व, पोषक तत्व मतलब समझ रहे हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये नीचे भेजा जाता है। और फिर इन पोषक तत्वों से क्या होता है, यहां पर जो सूक्ष्म जीव हैं, ये इनको, मतलब जो मृदा में उपस्थित जो है ना, जैसे केचुआ एक जीव है जो मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, तो ऐसे जीवों की संख्या में वृद्धि की जाती है और इस मृदा को शुद्ध किया जाता है। तो ये तकनीक कहलाती है बायो स्टिमुलेशन। तीसरी तकनीक होती है जैव संवर्धन, बायो एक्युमुलेशन। जैव संवर्धन, बायो एक्युमुलेशन। देखो इसमें भी क्या किया जाता है, जैसे मृदा है प्रदूषित है, तो अंदर किसी दूसरे स्थान से ऐसे सूक्ष्म जीव लाके अंदर छोड़ा जाता है जो मृदा प्रदूषण को शुद्ध कम करें, मृदा को शुद्ध करें। अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे बायो स्टिमुलेशन में क्या कर रहे थे, पोषक तत्व तो डाल रहे थे ताकि यहां पर जो सूक्ष्म जीव है उनका विकास हो जाए और ये मृदा को साफ करें। अब हम नीचे पोषक तत्व तो है ना, देख रहे हैं कि मतलब सूक्ष्म जीव है ही नहीं, तो बाहर से सूक्ष्म जीवों को लाके यहां पर विकास कराया जाएगा, और ये तकनीक कहलाती है जैव संवर्धन। ठीक है ना। तो देखो ये तारी जैव उपचार की स्वस्थानीय तकनीक है, अपने स्थान पे ही मृदा को शुद्ध किया जा रहा है। बाह्य स्थान के अंतर्गत इसमें भी कुछ तकनीकें अपनाई जाती हैं। एक्सीटू बाह्य स्थानीय उपचार, जैव उपचार, जैसे एक होती है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग, कोई मिट्टी में कंपोस्ट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ना गोबर की खाद, केचुए से निर्मित खाद, या जैविक अपशिष्ट ऐसा है जो मृदा की उत्पादकता को बढ़ाए, वो तकनीक कहलाती है कंपोस्टिंग। दूसरी है लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग, लैंड फार्मिंग क्या है, इस तकनीक में मृदा की बार बार जुताई की जाती है। खोद दिया, खोद दिया, थोड़ा सा हवा लग गई, सूर्य प्रकाश लग गया, तो जो प्रदूषक है या जो सूक्ष्म जीव है उनका विकास हो जाएगा। फिर दोबारा, फिर तिबारा, ऐसा कई बार करेंगे तो वो तकनीक कहलाती है लैंड फार्मिंग। फिर लैंड फार्मिंग और बायो कंपोस्टिंग दोनों का संयुक्त रूप होता है, उसको कहते हैं बायोपाइल्स। बायोपाइल्स क्या है ये, कंपोस्टिंग प्लस लैंड फार्मिंग, दोनों एक साथ कर दो तो बायोपाइल्स कहलाती है। और एक और तकनीक होती है, इसको कहते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर क्या है
कि इसमें इस बायोरिएक्टर के तहत मृदा, प्रदूषित मृदा और प्रदूषित जल दोनों का उपचार किया जाता है। वो भी यही लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग जैसी ही तकनीक होती है, लेकिन इसमें क्या है, प्रदूषित जल को भी ठीक किया जाता है। ठीक है ना। तो देखो ये जैव उपचार है, और जैव उपचार के बाह्य स्थाने स्वास्थाने कुछ शब्दों को याद रखना कि किसके अंतर्गत क्या करता है। लैंड फार्मिंग होने का मृदा की बार बार जुताई करना। अब देखो ये तो सूक्ष्म जीव है जिनके माध्यम से हम प्रदूषित मृदा को शुद्ध कर रहे हैं। कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं कि उनको यदि आप लगा दोगे तो वो मिट्टी से प्रदूषकों को सक कर लेंगी, खींच लेंगी, ऐसी वनस्पतियां। तो इन वनस्पतियों को हम कहते हैं जैव उपचार की जेनेटिक इंजीनियरिंग। और देखो इसमें सीधे सीधे आपको शब्द याद रखना है कि एक होता है फाइटो रेमेडिएशन, फाइटो ये फाइटो रेमेडिएशन, ठीक है ना। फाइटो रेमेडिएशन ये भी एक जैव उपचार की तकनीक है जिसमें क्या करते हैं हम पादप की सहायता से, पेड़ पौधों की सहायता से, पेड़ पौधों या पादपों की सहायता से हम मृदा एवं जल, मृदा एवं जल में उपस्थित प्रदूषकों को, जल में उपस्थित प्रदूषकों को हटाते हैं। यह प्रक्रिया बायो रीमेडिएशन कहलाती है, वो फाइटो रीमेडिएशन कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फाइटो रीमेडिएशन। अब ये फाइटो रीमेडिएशन भी अलग अलग प्रकार का होता है। आपको केवल देखो पादप का नाम याद रखना है और वो क्या करता है आपको इसको याद रखना है। जैसे फाइटो रीमेडिएशन की एक तकनीक होती है या एक तरीका होता है जिसको कहते हैं फाइटो संग्रहण या फाइटो निष्कर्षण, फाइटो निष्कर्षण, फाइटो निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि पादप मिट्टी से प्रदूषकों को खींचता है और अपनी पत्तियों और जड़ों में संग्रहित कर लेता है। प्रदूषकों को मिट्टी एवं जड़ों में संग्रहित कर लेता है, ठीक है ना। और देखो इसमें आप उदाहरण लिखना, सूरजमुखी का पेड़, सूरजमुखी ये क्या है, आर्सेनिक का एक्सट्रैक्शन कर लेता है, आर्सेनिक का। दूसरा जो सरसों का पेड़ होता है, सरसों का जो पौधा होता है ये सीसे का अधिग्रहण कर लेता है, सीसा। और एक और पेड़ होता है विलो का, विलो ये कैडमियम का एक्सट्रैक्शन कर लेता है, कैडमियम का, ठीक है ना। तो ये तीन पेड़ों के नाम याद रखना कि सूरजमुखी आर्सेनिक का एक्सट्रैक्शन कर रहा है, सरसों सीसा का, और विलो का पौधा होता है जो वो कैडमियम का एक्सट्रैक्शन कर लेता है, ठीक है ना। तो देखो ये फाइटो रिमेडिएशन के तहत एक तकनीक क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, मृदा से सीधे पेड़ में आ गया, बात खत्म हो गई है। ये तकनीक कहलाती है फाइटो निष्कर्षण या फाइटो एक्सट्रैक्शन, ठीक है। फाइटो रिमेडिएशन के अंतर्गत मतलब पादप से ही सब कुछ अपन कर रहे हैं, पानी और मृदा को शुद्ध। फिर एक दूसरा तरीका होता है, इसको कहते हैं फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो रिमेडिएशन की दूसरी तकनीक है फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। ये फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या करते हैं, प्रदूषकों को अपनी जड़ों में,
प्रदूषण को, जो प्रदूषक होते हैं उसको अपनी जड़ों में ही या जड़ के अंदर ही उसका संचय कर लेते हैं। ठीक है ना। तो जो मृदा में प्रदूषक एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहे हैं वो रुक जाएंगे और पादपों की जड़ों में वो स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं फाइटो स्टेबलाइजेशन। मतलब ये मृदा की गतिशीलता, प्रदूषकों की मृदा में गतिशीलता और स्थानांतरण को रोकता है, इसलिए स्टेबल, स्थिर करना। तो उनने अपनी जड़ में ही बांध के रखा है उसको, तो ये कहलाता है फाइटो स्टेबलाइजेशन। और फाइटो स्टेबलाइजेशन का काम करता है लेमन ग्रास, लेमन घास फाइटो स्टेबलाइजेशन का काम करता है। फिर फाइटो रीमेडिएशन की एक तीसरी तकनीक है जिसका नाम है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो नाम से समझ आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करता है, मृदा से प्रदूषकों को ग्रहण करता है, प्रदूषकों को ग्रहण करता है और प्रदूषकों को ग्रहण करने के बाद उनको कम विषाक्त पदार्थों में, प्रदूषकों को कम विषाक्त पदार्थों में कन्वर्ट करता है। कम विषाक्त पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसे फाइटो डिग्रेडेशन भी कहते हैं, एक शब्द और यूज होता है इसके लिए, फाइटो डिग्रेडेशन। फाइटो डिग्रेडेशन, फाइटो डिग्रेडेशन। जैसे गेहूं और चावल का उदाहरण लिख लेना, जैसे गेहूं व चावल। ठीक है। फिर इसमें एक और शब्द है इसी तकनीक का जिसको कहते हैं राइजो डिग्रेडेशन, राइजो डिग्रेडेशन। राइजो डिग्रेडेशन। ठीक है ना। राइजो डिग्रेडेशन में क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से जो राइजो स्फीयर रहते हैं, राइजो स्फीयर, ये प्रदूषकों को अपघटन करता है, ये प्रदूषकों का अपघटन करता है, तो ये कहलाता है राइजो डिग्रेडेशन। ठीक है। फिर एक और शब्द होता है जिसको कहते हैं फाइटो वोलेटाइलाइजेशन, फाइटो वोले फाइटो वोलेटिलाइजेशन। फाइटो वोलेटिलाइजेशन ये क्या करता है, ये ऐसा पादप है जो मृदा से प्रदूषकों को लेता है और उनको वाष्पशील पदार्थ में बदल देता है, वाष्पशील पदार्थ में बदल देता है। ठीक है ना, मृदा से लिया, पत्ती में आया, पेड़ में आया, तने में आया और वायुमंडल में उसने छोड़ दिया। ठीक है ना। और ये जो फाइटो वोलेटिलाइजेशन है इसमें मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों और ठोस धातुओं को उपचार किया जाता है, ठोस कार्बनिक पदार्थों और ठोस धातुओं का उपचार किया जाता है, फाइटो वोलेटिलाइजेशन।
फिर देखो राइजो, अभी अपन ने देखा ना राइजो डिग्रेडेशन, राइजो डिग्रेडेशन से एक मिलता जुलता शब्द है जिसको कहते हैं राइजो फिल्ट्रेशन। राइजो फिल्ट्रेशन, ये राइजो फिल्ट्रेशन में भी मृदा को हम साफ करते हैं, और इसके लिए क्या है, जो वेटलैंड है उनका इलाज इससे किया जाता है। नम भूमि, ज्वार नदमुख, इनका, इनकी गंदगी को जो जैव उपचार तकनीक से दूर करना वो कहलाता है राइजो फिल्ट्रेशन। ठीक है। और देखो यदि आप कवक का उपयोग कर रहे हो कोई, तो वो क्या कहलाएगा, माइको रिमिडेशन। जैसे यहां पर देखना फाइटो रिमिडेशन, तो कवक, कवक को माइको कहते हैं तो माइको रिमिडेशन कहला जाएगा, कवक का उपयोग करके ये किया जाएगा। बाकी देखो कुछ एक दो पौधे और हैं जो सीधे सीधे क्या है, जैव उपचार तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे फर्न। फर्न का पौधा है, ये आर्सेनिक प्रदूषण को दूर करता है, आर्सेनिक। फिर ब्राह्मी, ब्राह्मी का जो पौधा है, पीते ना ब्रह्म पुष्पी, उसी वही वही ब्राह्मी है। सीसा, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम। सीसा, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, क्रोमियम, और इनको विशेष रूप से क्या है, आर्द्र भूमि और दलदलों, इनसे निकालने के लिए ब्राह्मी का पौधा उपयोग में लाया जाता है। फिर विलो तो अभी अपन ने देखा था, विलो का जो पौधा है वो क्या करता है, कैडमियम, जिंक और कॉपर को अवशोषित करता है। कैडमियम, जिंक और कॉपर, इनको अवशोषित करता है। और एक और पौधा होता है हाइड्रेंजिया, 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 ये क्या कर रहा है, एल्युमिनियम को मृदा से बाहर निकाल रहा है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो देखो जैव उपचार तकनीक है, बाकी अब देखो अपन को लाभ हानि, लाभ हानि से तो कोई मतलब है नहीं। लाभ तो ठीक है कि भाई ये बहुत सही तकनीक है, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम होता है, पर्यावरण को नुकसान भी कम है। लेकिन आपको तो बस ये याद रखना है कि जैसे ना कि फाइटो डिग्रेडेशन क्या है, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और कुछ पौधों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रदूषण में अभी था, बाकी अब कल देखेंगे।